जयसिंह रावत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे उत्तराखंड के एक जाने माने पत्रकार और लेखक हैं। उत्तराखंड के तमाम मसलों पर लगभग हर दिन कहीं न कहीं उनका कोई न कोई लेख छपता रहता है। वे अब तक 8 किताबें लिख चुके हैं। उनकी किताबें देहरादून के प्रकाशकों ने तो छापी ही हैं। 2 किताबें भारत सरकार के प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी छापी हैं। हाल ही में रावत जी की एक नई किताब प्रकाशित हुई है, उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास। नाम से ही स्पष्ट है कि इस पुस्तक में उत्तराखंड की राजनीति पर फोकस किया गया है। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास पर सूक्ष्म दृष्टि डाली गई है। इस भूभाग पर गोरखाओं के शासन से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन तक और उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर मौजूदा राजनीतिक स्थिति तक बहुत बेबाकी से लिखा गया है। इस वीडियो में हम सीधे बातचीत करेंगे जयसिंह रावत जी से। नमस्कार, बात बोलेगी के साप्ताहिक कार्यक्रम पॉडकास्ट गुफ्तगू में आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। चलिए सीधे चलते हैं जयसिंह रावत जी के पास। मैं जल्दी उन्हें स्क्रीन पर लाने की कोशिश करता हूं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। बात बोलेगी पर आपका स्वागत, आपने टाइम निकाला, धन्यवाद जी। आपकी किताब आई है उत्तराखंड का नवीन राजनीतिक इतिहास। काफी चर्चा में ये किताब है। मैं पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन जो चर्चा मैं सुन रहा हूं और इधर उधर चैनलों पर मैं देख रहा हूं तो पता चला है कि आपने काफी कुछ इस किताब में लिखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तो लगातार कई किताबें लिख चुके हैं, उत्तराखंड का जिक्र है, कई लेख आप लिखते हैं, तो इस किताब में ऐसा नया क्या है कि जिसे आप चाहते हैं कि लोगों को पढ़ना चाहिए? जी भाई साहब। हाँ, उत्तराखंड का नवीन राजनीतिक इतिहास का ये मतलब है कि जो पिछले 25 साल का जो था, 25 साल का लेखा जोखा इसमें है। जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो उतार चढ़ाव हुए हैं, जो राजनीतिक षड्यंत्र हुए हैं, जो राजनीतिक जो चुनाव हुए हैं, बाकी सारी चीजें वो है। लेकिन इसके साथ ही जो कुछ विकास कार्य भी हुए हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं इसमें निश्चित रूप से। क्योंकि 25 साल पहले उत्तराखंड क्या स्थिति थी, आज क्या है। आप जानते हैं कि नवंबर के महीने में 3 राज्य बने थे 2000 में, सन 2000 में। उनमें एक आपका झारखंड भी था, छत्तीसगढ़ भी था, उत्तराखंड भी था। इन 2 राज्यों की तुलना में आज उत्तराखंड कहाँ है? बहुत आगे है। चाहे आप प्रति व्यक्ति आय लगा लो, चाहे सड़कों का लगा लो, चाहे हर चीज में उत्तराखंड इज फार अहेड। और हम आपका हमेशा पहले भी लिखते रहे हैं कि हमारी तुलना हम बार बार हिमाचल प्रदेश से करते रहे। कुछ मामलों में उत्तराखंड हिमाचल से भी आगे निकल गया है। लेकिन ये तो शुक्ल पक्ष है उत्तराखंड का। कृष्ण पक्ष आप भी सब जानते हैं, राजनीतिक क्या क्या बवाल यहाँ हुए हैं, क्या क्या नौटंकियां हुई हैं, क्या निर्लजता हुई है, कितने आपके स्कैम हुए हैं, कांड हुए हैं, सेक्स कांड हुए हैं, आपके भ्रष्टाचार हुआ है, आपका ये पेपर लीक हुए हैं। वो सारी चीजें जो मैंने देखा पिछले 25 सालों में, जो एज पत्रकार के तौर पर मैंने देखा, वो मैंने आने वाली पीढ़ी के लिए एक उसका दस्तावेजीकरण करने की कोशिश की है, ताकि 100 साल 200 साल बाद या 50 साल बाद देखेंगे, हमारी पीढ़ियां देखेंगी कि आखिर ये जो रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, आखिर इन वर्षों में क्या उत्तराखंड में क्या हुआ। तो उनके लिए ये है, ये एक दस्तावेज तैयार किया है। एज पत्रकार जैसे होते हैं ना, मैंने जो देखा वो एक बुनियाद रखी हुई है। लिखते रहे, मुख्यमंत्रियों सारे लोगों का इंटरव्यू हमने देखा है कि उत्तराखंड आंदोलन कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें किसका क्या रोल था। इस तरह से हम करते रहे। तो उसकी बैकग्राउंडर जिसमें दिया है, इसका प्रशासनिक इतिहास क्या था, पहले संयुक्त प्रांत था, फिर उत्तर प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश का फिर यह टिहरी कैसे अलग हुआ, टिहरी का मर्जर कैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुआ,
फिर क्या कहते हैं वो टिहरी राज्य जो था उत्तर प्रदेश का एक जिला बना। ये सारी गोरखों का प्रशासन कैसा था, उनमें फ्यूडल सिस्टम था, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में दिया है हमने। लेकिन जी जो जी जी। फोकस है, हम्म, और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी दिया, हमें सीबीआई की पूरी रिपोर्ट मैंने इसमें दी है। इसमें जो दमन हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था ये स्टेट टेररिज्म है, जी मतलब राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। और जी वही बिल्कुल। महिला आयोग ने उस समय तो वो सारी चीजें उसमें मतलब कोशिश की है मैंने कि दस्तावेज तैयार करने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए ये मैंने कोशिश की है। या जी। अच्छा, उत्तराखंड आंदोलन जो था उसमें तो बड़ी चर्चा, आप बता भी रहे हैं, काफी चर्चा है। खासकर मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था उसके कुछ कारण भी आपने उसमें बताए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या कारण रहे हैं खास? देखिए मुजफ्फरनगर कांड पे, देखिए आपका, आप जानते हैं कोटद्वार से भी गए, जी आपके हल्द्वानी की तरफ से भी दिल्ली लोग गए। केवल जी ये पक्ष क्या जो देहरादून से गया, इधर से वाले के लोगों को क्यों रोका गया, ये सारी चीजें रहस्यमय हैं, बिल्कुल रहस्यमय हैं। उस दौरान अगर आपको याद होगा दिल्ली के डीसीपी थे दीपचंद। जी दीपचंद ने एक चिट्ठी लिखी दिवाकर भट्ट जी को और खुलवे जी को, क्योंकि दिल्ली में यही लोग थे, उन्होंने समझा यही बड़े नेता। उन्होंने कहा भाई आपके जो गढ़वाल के एमपी हैं मेजर जनरल मोहन चंद खंडूड़ी, जी उन्होंने अपील की है पूर्व सैनिकों से बावर्दी वो हथियार दिल्ली आए। जी और उसके कुछ दिन पहले जागरण नाम के अखबार में इसी तरह की एक रिपोर्ट छप गई थी कि बहुत खतरनाक वहां के गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लड़के आ रहे हैं और ऋषिकेश देहरादून से वो आ रहे हैं और वो बड़े नुकीले पत्थर लेके आ रहे हैं, कोई नुकीले डंडे लेके आ रहे हैं। इस तरह का जो 2-3 दिन पहले मुजफ्फरनगर कांड के छप गया था। जी और जब ये दिल्ली ये चिट्ठी दीपचंद की जाहिर हुई, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में भारत की राजधानी में मुझे लगता नहीं कि हथियार लेके किसी को इस तरह परमिशन कोई भी सरकार देगी, चाहे किसी की भी सरकार होगी। तो एक कारण जी मेरे ख्याल से वो भी था रोकने के लिए। लेकिन हम्म, वो चिट्ठी बाद में जब चिट्ठी की हकीकत आए, जनरल खंडूड़ी ने सीधे उस समय वाईबी चौहान थे गृह मंत्री, उनको लिखा भाई आपने मैंने कब चिट्ठी लिखी। तो जब अच्छा जांच कर रही तो फिर क्या कहते हैं वाईबी चौहान ने जनरल खंडूड़ी से मांगी कि वास्तव में आपने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी, तो आखिर हम्म, क्यों आया ये बात, ये आवाज। ये स्थिति क्लियर क्यों नहीं की। जी जी तो कौन हथियार लेके आ रहा, कौन, तो शायद मुजफ्फरनगर में थी और दीपचंद की चिट्ठी भी डाल दी, सारे डॉक्यूमेंट हैं इसमें, बिना डॉक्यूमेंट का नहीं किया है सारा जो भी है। हम्म। अच्छा, दूसरा ये था कि आपने उत्तराखंड आंदोलन के नेताओं का भी इसमें जिक्र किया है, तो किस तरह से किस नेता का कैसे मूल्यांकन किस आधार पे किया है आपने? देखिए सभी का रोल था। हम्म। हाँ, तो लेकिन फिर भी जो मुख्य धाराएं थी, बडूनी जी का रोल तो था ही। हम्म बडूनी जी का रोल था, आपका जी का था, दिवाकर भट्ट का था। लेकिन कुछ लोगों को, चंद लोग जो आज कहते हैं हमको पेंशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो तो सभी का था। लाखों लोग हम्म, इसमें इन्वॉल्व थे। कुछ कुछ जी कुछ कुछ लोग जेल गए। अब जैसे काशी सिंह एरी जेल नहीं गए तो इसका ये मतलब नहीं वो आंदोलनकारी नहीं थे। वो तो उनके पास एरी जी की तो कमान थी आंदोलन की। तो वो वाला जी बात है जिसमें किसी मतलब कोई नेताओं के किसी जैसे, अब यहाँ तो दिक्कत ये हुई है कि जब नरसिम्हा राव ने आंदोलनकारियों को बोला 65 संगठन चले गए वहां पर। तो उत्तराखंड की दिक्कत यह है कि हर कोई नेता था, कोई जी किसी जी। के अंडर में काम करना नहीं चाहता था। उसी की वजह से अराजकता भी आई। बीजेपी कहती है कि अटल ने बनाया, मोदी संवारेंगे उत्तराखंड को, तो क्या वास्तव में उत्तराखंड राज्य बनाने में केवल और केवल बीजेपी का ही योगदान था? क्या लिखा आपने इस किताब में? देखे मैंने, आप देख राजनीतिक दल, एक दल कहता है मैंने ही किया, दूसरे ने कुछ नहीं किया। दूसरा कहता है कि बिल्कुल। नहीं मैंने किया, ये पहले वाले ने कुछ नहीं किया। ये आधा बोलते हैं। राजनीतिक हम्म, दल अपने पक्ष का सच बोलते हैं, दूसरे के पक्ष का सच छिपा देते हैं। हम्म, वो मैंने दोनों सच, जो इधर का सच इधर का सच जोड़ के एक सच बनाए जो संपूर्ण सच होता है।
तो इसमें जी कई चीजें हैं जो मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। देखिए, वाजपेयी जी का योगदान सब जानते हैं, आप चाहे कुछ बोलो, असाधारण योगदान था। और वाजपेयी जी का लगाव भी उत्तराखंड के प्रति था, इसमें नहीं। हम्म, लेकिन आप कहेंगे केवल वाजपेयी जी ने ही बनाया, तो ये बात आधा सच है। आप जी जानते हैं कि सबसे पहले तो इसके लाल किले से तो देवगौड़ा ने इसकी घोषणा की थी, बिल्कुल बिल्कुल। 15 अगस्त 1996 को। और हम्म, देवगौड़ा साउथ के थे, उन्हें क्या लेना देना था उत्तराखंड से। हम्म, कर्नाटक के थे, उनका उनका वहां से कोई मतलब ही नहीं था। किसी न हम्म, किसी ने तो देवगौड़ा को प्रभावित किया होगा। जी तो वो किसने किया? वो आपके नारायण दत्त तिवारी थे। नारायण दत्त तिवारी कभी उत्तराखंड राज्य के पक्ष में नहीं थे, उनको भी तो हम्म, किसी ने प्रभावित किया होगा। वो कौन जी थे? वो सतपाल महाराज थे। तब जाके जी घोषणा हुई है पर लाल किले की प्राचीर से, इनके पास बहुमत नहीं है। हम्म, नहीं बार अगले 15 अगस्त पर इंद्र कुमार गुजराल ने भी वही बात की। जी देवगौड़ा उत्तराखंड आए तो उन्होंने दिखाया, क्या कहते हैं, मंच पर तिवारी जी ने, कि भैया ये भाग 3 है, उसका जो है हम्म, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश आएगा, हम्म, रेटिफिकेशन होगा बिल, और तब जाके पार्लियामेंट पास करेगी। सारी हम्म, बातें, मतलब देहरादून भी आके देवगौड़ा ने घोषणा की। तो पहली बार सैद्धांतिक रूप से भारत की सरकार ने 1996 में उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा की। उससे हम्म, पहले इस मांग को सेपरेटिस्ट मांग माना जाता था। इसी वजह से सीपीआईएम है, कई कई और दल थे, इसको अलगाववादी मांग मानते थे। लेकिन जब भारत सरकार ने इसका घोषणा कर दी, तो वो हम्म, सारी चीजें, देवगढ़ा का योगदान है, सतपाल महाराज का योगदान है, इंद्रजीत हम्म, गुप्त का योगदान है, तिवारी जी का योगदान है, सारे लोगों का योगदान है। उसके बाद कांग्रेस का, जी जी जी, कांग्रेस का मैं आप पूछना चाह आपके रहा था जी। पार्लियामेंट में जब पास हुआ, जब बिल पास हुआ तभी तो जाके हुआ। और जो हम्म, एनडीए के सहयोगी थे, आपके अकाली दल खिलाफ, हम्म, तेलुगु तेलुगु देशम देशम। खिलाफ, हम्म, सब खिलाफ थे। जी कैसे बिल पास होता? इनके पास से 140-45 सदस्य, कैसे पास होता? जी तो वाजपेयी जी की सोनिया गांधी से बात हुई, दोनों ने कहा हाँ हम पास कराएंगे, दोनों बिल पास हो गया। हम्म, क्योंकि 1996 में या 97 में जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें हम्म, कांग्रेस ने कह दिया था कि हम ठीक है, हम सत्ता में आएंगे, हम राज्य बनाएंगे। उस जी जी अधिवेशन में प्रस्ताव पास कराने में भी किसी का योगदान रहा होगा, हम उसी का, वो क्या लेना देना, वो भी कोई उत्तराखंड नेता होगा। भले हम्म, आप हरीश रावत को कुछ बोलेंगे, वो कड़ियां हैं जो सत्य की हैं, जो राजनीतिक दुराग्रह की वजह से उठ नहीं पाती हैं। तो बिल्कुल। हरीश रावत का भी थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा वो प्रस्ताव हम्म, पास कराने में। तो ये धीरे धीरे सीक्वेंस, सब वो देखे ना, इवेंट्स का देखो, धीरे 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 जो बात बन रही होती इस तरह से बनी। क्या उससे पहले वो जो चुनाव आए, मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया सोनिया गांधी का, देवगौड़ा से पहले, घोषणा से पहले। तो उन्होंने मैंने उनको सवाल भेजे इंटरनेट पे, उसका जवाब सोनिया जी ने मेरे को दिया। उन्होंने कहा हम कांग्रेस सत्ता में आई तो उत्तराखंड बनाएगी। जी वो मैंने रखा हुआ था, हो सकता मेरे रिकॉर्ड में हो, उनका जो जवाब आया था। ये हम्म, आपके 96 97 की बात, 97 की मेरे ख्याल से 97 98 की बात है, हम्म, लोकसभा चुनाव से पहले की बात थी। उन्होंने कहा हम्म, था कि हम सत्ता में आएंगे, हम बना देंगे। इसका मतलब जी जो जो मेजर पार्टीज थी जो सहमत हो गई थी, तो कोई किसी की असहमति का कोई मतलब ही नहीं रहता, तो उन्होंने जी बनाया। लेकिन हम्म, असली योगदान तो उत्तराखंड की जनता का, जो 3 दर्जन से ज्यादा लोग शहीद हो गए, जो हजारों बिल्कुल। लोग जेल गए। सीबीआई की रिपोर्ट में कम से कम 20,000 लोगों को जेल भेजा गया, उसमें 20,000। सैकड़ों लोगों को यहाँ से लेके आपका बरेली, अरे गोरखपुर तक जेल भेजा गया। अदालत ने पूछा कि हम्म, आपने इतनी दूर क्यों भेज दिया इनको, इनका आखिर कसूर क्या था, ये कोई आतंकवादी नहीं थे। ये सारी जी। चीजें मैंने इस मेरी किताब में दर्ज है। अच्छा, आपने किताब में एक प्रोविजन 79 और 80 का जिक्र किया है, तो ये प्रोविजन भाई साहब क्या है और इससे उत्तराखंड को क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदे हो रहे हैं? देखिए, बड़ी कभी कभी राजनीति, राजनीति होती है, एक ही लगभग होती है, लेकिन लोगों के राजनीतिक जो चरित्र होते हैं
बड़े जी साहब की उत्तराखंड राज्य बना दिया, बड़ा एहसान कर दिया, अब ये हो रहा, अब वो हो रहा है। उसमें जी जो इंद्रजीत गुप्त ने जो ड्राफ्ट बनाया था पुनर्गठन अधिनियम का, उसमें वो जो 79 और 80 जो प्रोविजन है जो अडवाणी जी ने उसके उसमें किया, तो लोगों ने भाई आज जो कहते हैं साहब ने बनवाया, वो इन हम्म, प्रोविजन की बात नहीं करते। उन जी ये प्रोविजन लिखे हैं कि उत्तराखंड का जो जल संसाधन है जी उसका संचालन, उसका स्वामित्व गंगा जल प्रबंधन बोर्ड के पास होगा। ठीक उस गंगा जल प्रबंधन बोर्ड के 3 स्थायी सदस्य होंगे, एक उत्तराखंड, एक हम्म, उत्तर प्रदेश और एक भारत की सरकार। उसके ठीक अलावा बाकी स्टेक होल्डर का और होगा। इनके जो अच्छा बोर्ड के कर्मचारी भी खुद बोर्ड तय करेगा। कभी अगर अच्छा डिस्प्यूट होगा तो पंचायत के तौर पर भारत की सरकार उसको तय करेगी। हम्म, आज की तारीख में कई हमारे परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हम्म, हो रहा है? तालाब है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हम्म, तालाब है, मछलियां कौन मार रहा है? उत्तर प्रदेश मार रहा है। हम्म, नहरें कहां से निकल रही हैं? उत्तराखंड से। उनका मालिक कौन है? यूपी। हरिद्वार में जो कंट्रोल किसके पास है? यूपी के पास सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के पास है। वो क्यों हो रहा है? वो जो परिसंपत्तियां हैं क्यों नहीं बंटवारा हो रहा है? इसलिए हम्म, बंटवारा नहीं हो रहा कि कल अगर गंगा प्रबंधन बोर्ड बनता है तो ये सारा वो बोर्ड करेगा। हम्म, आप समझिए। जबकि बिल्कुल जबकि हम तो ये कह रहे हैं टीरी डैम भी मिलना चाहिए। टीरी डैम ही नहीं बिल्कुल मिला, टीएसडीसी भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन है, एज इट इज वेयर इट इज। परिसंपत्तियों का बंटवारा होगा तो फिर टीरी डैम क्यों नहीं दिया आपने? टीएसडीसी क्यों नहीं दिया? टीएसडीसी तो उत्तराखंड की कंपनी है, टीरी के नाम से बनी हुई है, उसका हेडक्वार्टर आपका ऋषिकेश में है। हम्म, उत्तराखंड की कंपनी है तो उत्तराखंड का हिस्से में आएगी नहीं आएगी? तो 25% बिल्कुल यूपी को क्यों मिल रहा है उसका भागीदारी? वो हम्म, तो उत्तराखंड को मिलना चाहिए ना। तो इन चीजें बिल्कुल राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक चरित्र देखो हमारे नेताओं की, ये चीजें नहीं बोलते हैं। हम्म, आज ये नहीं बोलते हैं कि साहब ये 79 और 80 प्रोविजन क्यों है, इसकी वजह से क्या नुकसान है। कल अगर हम्म, ये बोर्ड अस्तित्व में आता है त्रिलोचन जी, जी वो ये जितने बिजली प्रोजेक्ट आपका क्या करेंगे आप इनका? हम्म, बिजली उत्पादन तो बोर्ड के पास चला जाएगा। बिल्कुल हाँ नौकायन तक नहीं कर सकते, ड्रेनेज भी नहीं हम्म, निकाल सकते। सारा का सानी एक एक बूंद पानी उसकी हो जाएगी। फिर क्या करोगे अब इस ऐसे उत्तराखंड का? ये चीज, बिल्कुल ये आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं। तो मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि जो पूरा सच समेटा जाए, हम्म, बिना किसी राग के, बिना द्वेष के, बिना पूर्वाग्रह के। तभी इतिहास ईमानदारी से लिखा जाएगा। हम्म। ये मेरी कोशिश थी। अच्छा एक सवाल जो मुझे लग रहा है बहुत जरूरी सवाल भी है क्योंकि इस सवाल की भी इस बात की भी काफी चर्चा है। आपकी जो किताब है उसमें तो मुझे नहीं दिखा कहीं सरकार की तारीफ की गई होगी। सभी सरकारों को 2000 से लेकर 2025 तक सभी को करीब करीब कटघरे में उसके अच्छे और बुरे सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इस किताब का जो लोकार्पण है जो काफी चर्चा में है वो आपने मुख्यमंत्री आवास में करवाया। और इस जबकि हम जैसे लोग चाहते थे किसी पब्लिक प्लेस पे इसका लोकार्पण हो। तो ऐसा क्या है कि आपने पब्लिक प्लेस के बजाय वहां उसमें सीएम हाउस में इसका लोकार्पण करवाया। और चर्चा है कि इसमें आपको कोई लाभ हुआ है तो वो लाभ क्या है? जी त्रिलोचन जी, मेरी जितनी किताबें अलमारी में बंद करने के लिए नहीं लिखा है। मैंने ये लिखा है पब्लिक के बीच, डॉक्यूमेंट बनाया है इसको ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें इसको। जी ज्यादा से ज्यादा लोग तब पढ़ेंगे जब इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा। हम्म, इसकी जो पब्लिसिटी वहां मिल सकती थी मेरे को, वो जहां आप कह रहे हैं वहां उतनी नहीं मिल सकती थी जितनी पब्लिसिटी मिल चुकी है। बहुत सारी पब्लिसिटी मिली जी है। इसकी वजह से मिली। जब इसकी पब्लिसिटी होगी तब ये निकलेगी, बिकेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी कोई भी मतलब डंप करने के लिए अपनी किताब नहीं करता है। दूसरा ये है कि बिल्कुल इसमें मेरे को क्या मिल जाएगा? हम्म, मैंने केवल ये
लिखा था, मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि आप इसका लोकार्पण करेंगे तो कृपा होगी। वहां से जवाब मिला कि साहब ये आपने हमारे बारे में कंजूसी की है और किंतु परंतु लगा के जो हमारा पॉजिटिव काम भी था वो भी नेगेटिव कर दिया। जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मतलब किसी के काम को डाउन साइज करना या डाउन प्ले करना, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं किसी मुख्यमंत्री का को बढ़ा कर चढ़ा के बोलना या उनको डिफेम करना या उनके नेगेटिव पक्ष को ज्यादा उजागर, ऐसा कुछ नहीं था। जो मैंने देखा वो मैंने लिख रहा था। इसके बाद जब वहां से समय से नहीं मिला तो मैंने उनको लिखी, फिर व्हाट्सएप किया कि मुझे लगता है कि आप पर हमारा बनता नहीं, जो मैंने अनुरोध किया था उससे स्थगित कर लें और मैं इसे बाहर कराना चाह रहा हूं जी। और इसके लिए मैं डून लाइब्रेरी में परमिशन के लिए मैं आवेदन कर रहा हूं। तो फिर वहां से जवाब आया कि नहीं नहीं नहीं, आप करेंगे, वो आपने चाहे जो भी लिखा हमारे बारे में, अच्छा लिखा बुरा लिखा, हम ही करेंगे। तो ठीक था, क्योंकि मुझे वहां पब्लिसिटी ज्यादा मिल रही थी। एक दूसरा, त्रिलोचन जी, मैं आपको ही बताना चाह रहा था, मैं इसी हफ्ते इसका सार्वजनिक चर्चा इस पर कराना चाह रहा था। अब आपने मुझे ये बात बोली तो मैं इसको स्थगित करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि जो बात लोग जितना बोल सकते हैं वो बोलते रहे। वो भाई जय सिंह रावत ने लाखों रुपए खा दिए और ये कर दिया, सो वो चलता रहे कि मेरी किताब को पब्लिसिटी मिलेगी। इसलिए मैं फिलहाल, मैंने डून लाइब्रेरी वाला फिलहाल मैंने अभी करूंगा, लेकिन स्थगित कर दिया। मैं अभी नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा। लेकिन मेरा इरादा यही था जो आप पब्लिकली करना है, क्योंकि मैंने ये किताब डंप नहीं करनी। ये मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, सभी जाएं और सुन लीजिए। कुछ लोग होते हैं दुराग्रह से लिखते हैं, कहते भी हैं, वो चलाते हैं हमारे बारे में, चलाते नहीं, और आप तो मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, सच्चाई क्या है वो जानते हैं। कुछ लोग अनजान होते हैं, तो मैं उन अनजान लोगों के लिए कह रहा हूं कि वहां मुझे जितनी पब्लिसिटी मिलती वहां नहीं मिलती। मैं बाहर से जैसे डून लाइब्रेरी या कहीं और करता, उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जितनी मिल सकी, क्योंकि नेशनल वाइड पीटीआई ने, यूएनआई ने सारा कवर किया, देश भर में छपी। बल्कि भोपाल में मेरा पोता जो है उसका टीचर भी कह रहा था ये छपी हुई है तुम्हारे पिताजी के बारे में, दादा के बारे में कुछ किताब आई है। इस तरह से मतलब भोपाल देश भर में गई है, वो ऐसा इससे नहीं आता था। ये हुआ तो कुछ लोग अनजाने में कह रहे होंगे कि हाँ पता नहीं क्या होता कैसा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल पब्लिसिटी मतलब था। हर कोई पब्लिसिटी चाहता है और मैंने बिना, मुझे सार्वजनिक समारोह एक करना ही पड़ेगा, लेकिन जो मैं फिलहाल स्थगित कर रहा हूँ तो ताकि चर्चाएं कुछ नेगेटिव भी चर्चा चल जाए, आई डोंट माइंड। दूसरा, त्रिलोचन, 2-3-4 दिन बाद मुख्यमंत्री आवास में एक विमोचन समारोह हुआ और मुख्यमंत्री जी के बारे में, उनकी उष्मा के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में भारी भरकम आया। त्रिलोचन, आप जानते हैं मैं पिछले 47-48 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और हम शब्दों की खेती बोते हैं, उसे उगाते हैं। लेखन हमारा प्रोफेशन है। मैं किसी से ज्यादा तो नहीं, लेकिन किसी के बराबर भी लिख सकता हूँ और मैं चाहूं तो बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी लिखूं और लाखों रुपए कमा सकता हूँ। धामी जी हमारे पुराने मित्र भी हैं, सभी हैं, हम पत्रकार हैं तो हम सभी से ठीक संबंध हमारे होते हैं। भले मेरे तो ज्यादा कटुई रहते हैं लोगों से, हो जाते हैं लोग, दिक्कत ये तो हमारा लेखन ही ऐसा है। मैं भी उनके बारे में लिख सकता था, मैं किसी भी बड़े उद्योगपति के बारे में लिख सकता हूँ, मैं किसी भी बड़े माफिया के बारे में लिख सकता हूँ, उसका जीवन चरित्र बना के लिख सकता हूँ और लाखों रुपए कमा सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्यों, बजाय मैं वो काम करने के, मैं इन चीजों पर क्यों लिखता हूँ। दूसरी बात, सुबह उठ के मैं 4 बजे 5 बजे उठ के सोचता हूँ आज मैं क्या लिखूं। देश भर में रोज कभी न कभी मैं किसी न किसी पत्र में, पत्रिका में, अखबार में मेरा लेख छपता रहता है। बिल्कुल। उसके लिए सोचना पड़ता है, सोचना हो तो वो समाज के बारे में सोचना पड़ता है, बिल्कुल, रिसर्च करनी पड़ती है।
अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में या उसके बारे में तो नहीं सोचता। समाज के बारे में सोचेंगे, प्रकृति के बारे में सोचेंगे, प्रदेश के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, तब तो लेख तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह से लेके शाम तक हम समाज के लिए लिखते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, और बजाय में ये सोचने के मैं भी किसी की तरह किसी की बायोग्राफी लिख दूं, किसी का वो लिख दूं, तो मैं भी बड़ी, देखिए जिनका भी अभी आया होगा उनके कम से कम 50-60 हजार कॉपियां तो बिकेंगी भाई। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के बारे में होंगे तो सारा विभाग खरीदेंगे, सारी चीजें खरीदेंगे, मेरी किताब भी खरीदेंगे। तो उन लोगों को नादान नहीं, सॉरी, उन जो जिन भले लोगों को पता नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे मन में कुछ ऐसा आर्थिक कारण होता तो मैं उससे, इसके पीछे मुख्यमंत्री जी से कराने के पीछे कोई आर्थिक कारण कतई नहीं था, कारण पब्लिसिटी का था। और दूसरा है कि मुख्यमंत्री है ना भाई, वो भले बीजेपी वाले कहें हमारे मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। और अगर मैं इतिहास लिख रहा हूं तो मुझे तो न्यूट्रल होना पड़ेगा ना। अगर मैं एक पक्षी लिखूंगा तो मेरी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अगर मैं एक पक्ष लिखूं तो आगे आने वाली 50 साल बाद तो जो लोग मेरी किताब पढ़ेंगे तो मैं उनको गुमराह करूंगा, अगर मैं एक ही पक्ष लिखूंगा। तो इस वजह से, और वो है तो जिनको गलतफहमी है, मैं ये कह रहा हूं कुछ लोगों को गलतफहमी रहती है, वो हमारे बारे में रहती है, लेकिन कुछ लोगों को मतलब अनजाने में गलतफहमी है, तो उनके लिए मेरा क्लैरिफिकेशन ये है कि मेरा कोई धनार्जन के लिए नहीं किया है। मैंने कितना धन मिलेगा मेरे को इससे, मेरे तो जेब से खर्च हो गया इस पर। ये किताब मैंने अपने पैसों से, मेरी पत्नी ने अपने कहां से हार्ड अर्न के जमा पूंजी करके, कैसे करके गृहिणी पैसा जमा करती है, वो लगाई छपाने के लिए, क्योंकि लोग डर गए थे। भारत सरकार इसको छाप नहीं सकती थी, ये राजनीतिक है। मेरे अपने पब्लिशर ने, जो उनका बड़ा मेरे पास कृपा रही है हमेशा, वो डर गए कि भाई तुमने सरकारों के बारे में ठीक ठीक नहीं लिखा है, 2018 में छप जानी चाहिए थी। तो इस वजह से अगर इसमें बात होती तो हमारे पब्लिशर क्यों डरते, उन्होंने नहीं छापा, मुझे खुद क्यों छापना पड़ता। अगर किसी एक पक्ष में होता तो और किताबों की तरह भी होता, लेकिन ये धामी जी का बड़प्पन था। इतना सब होते हुए भी उन्होंने, तो कोश्यारी जी ने, हरीश रावत जी ने, सबने कहा भाई हमारे बारे में लिखा हुआ है, हमारे दोनों पक्ष लिखे हुए हैं। मैंने डेनिस का भी जिक्र खूब किया है और सारी चीजों का भी जिक्र किया है। तो कोश्यारी जी का भी जिक्र किया है कि उन्होंने स्वामी जी को पलटाने में कितनी क्या भूमिका थी, या सारी चीजें लिखी है। वो बड़ा आदर हम उनका करते हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो जो बोल रहा है बोलने दो, लेकिन वास्तविकता ये है। ठीक है भाई साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धरना सेठ के सामने या किसी सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।